Welcome back to BBN online classes. In spreadsheet intermediate, the next is understanding the worksheet. यहाँ अपन बात करेंगे कि वर्कशीट के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज का अपन यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है रो. देन व्हाट इज रो? रोज आर हॉरिजॉन्टल. रोज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है. ईच रो हैज ए नंबर दैट अपीयर्स एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन. हर एक नंबर हर एक रो है उसका एक नंबर होता है जो उसकी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होता है. ऐसे नेक्स्ट अगर अपन बात करें वो करते हैं कॉलम. कॉलम आर वर्टिकल्स. कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं. ईच कॉलम हैज एन अल्फाबेट दैट अपीयर एट द टॉप मोस्ट पोजीशन. हर एक कॉलम का अपना क्या होता है? एक अल्फाबेट होता है जो उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है. तो देखिए कैसे होता है. तो मैं सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेता हूं. तो देखिए रो, ये कंप्लीट क्या होती है? रो होती है जो मैंने सेलेक्ट की है, और इसके आगे क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे क्या होता है? उसका नंबर. ऐसे अगर अपन बात करें, ये होता है कॉलम. कॉलम के टॉप मोस्ट पे उसकी अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये आपका होता है कॉलम. नेक्स्ट अगर अपन बात करें वो आता है सेल. ए सेल इज ए इंटरसेक्शन ऑफ रोज विथ ए कॉलम. ये सेल क्या है? जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो क्या बनता है? आपका सेल बनता है. The cell address is the name by which is a cell can be addressed. इस सेल का एड्रेस क्या होता है? कि जिस नेम से अपन सेल की एड्रेसिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ रो 7 इज इंटरसेक्टेड इन कॉलम G. अगर आप रो है वो 7 है और कॉलम क्या है? G है, देन द सेल एड्रेस इज G7. तो सेल एड्रेस क्या होगा? G7 होगा. कैसे? देखिए कि अगर अपन बात करें, मैंने इस सेल पे क्लिक किया है तो ये पर्टिकुलर सेल है, इसका एड्रेस क्या होगा? इसका कॉलम तो है C और रो है इसकी 4, तो इसका एड्रेस क्या होगा? C4. जो अपन को कहाँ पे शो होगा? जो नेम बॉक्स दिखा रखा है आपका लेफ्ट के अंदर, वहां पे शो होगा C4. ठीक है. इसके अलावा अगर अपन बात करें, मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो ये होगा E और ये होगा 4. इसके अलावा अपन बात करें तो ये D है और ये 6 है, तो D6 इसका क्या होगा? एड्रेस होगा. नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेटा इन ईच सेल कैन बी. डेटा हर एक सेल के अंदर कैसे होता है? तो टेक्स्ट हो सकता है, या नंबर हो सकता है, या फिर फॉर्मूला, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकती है. ठीक है, तो ये आपका 3 टाइप्स ऑफ डेटा किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है. नेक्स्ट आता है वो आता है रेंज. रेंज इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स. रेंज क्या कलेक्शन है? किसका? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेल का. In a spreadsheet, a cell range is defined by reference of upper left cell of the range and the reference of the lower right cell. कि जो कोई भी अपन रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले रेंज क्या होती है? अगर अपन सिलेक्शन करते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या फिर बोथ, देन वो क्या होता है? रेंज होता है. और रेंज का एड्रेस होता है, या अपन कह सकते हैं रेफरेंस क्या होता है? कि अपर लेफ्ट सेल और लोअर राइट सेल. कैसे? जैसे ये दे रखा है आपके एग्जांपल में A1 से C5. इट मींस एक रेंज है जो A1 से लेकर C5 तक सेलेक्टेड है. तो देखिए कैसे. सपोज दैट मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया A1 से C5. इट मींस ये आपका क्या होगा? अपर लेफ्ट सेल होगा, और ये क्या होगा? लोअर राइट सेल. तो इन दोनों का एड्रेस इसके अंदर आएगा, तो A1 और C5. जैसा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दे रखा है A1 से C5, और दोनों एड्रेस को सेपरेट कौन कर रहा है? यहाँ पे कॉलन साइन कर रहा है. ये आपका कॉलन साइन है जो इसको सेपरेट कर रहा है. नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है वर्कशीट एंड वर्कबुक. द वर्कशीट इज अ सिंगल पेज स्प्रेडशीट और पेज इन एक्सेल. वर्कशीट क्या होता है? कोई सिंगल पेज जो स्प्रेडशीट के अंदर है या फिर एक्सेल के अंदर है. जैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे शीट 1 है, तो ये क्या होगा? वर्कशीट होगा. ऐसे मैंने क्लिक किया, शीट 2 इंसर्ट कर लिया, तो ये भी क्या होगा? अपना एक वर्कशीट होगा. नेक्स्ट अगर अपन बात करें where you can write, edit और manipulate data. तो अब जो भी अपन वर्क करते हैं वो कहाँ करते हैं? जो वर्कशीट के अंदर करते हैं. ठीक है, तो जहां पे अपन डेटा को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. Whereas the collection of such worksheet is referred to as a workbook. और जहां पर अपन वर्कशीट का कलेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है? आपका वर्कबुक होता है. कैसे होता है? सपोज दैट इसके अंदर 2 शीट्स है. अब इनका कलेक्शन कहाँ होगा? एक्सेल फाइल के अंदर होगा. तो मैं इसको सेव करूंगा, फाइल के अंदर जाएंगे, अपन सेव करेंगे. सपोज दैट मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, इसका कोई भी नेम दे सकता हूँ, लाइक माई फाइल. तो
अब जो माई फाइल बनेगी वो क्या होगी, आपकी वर्कशीट होगी, सॉरी वर्क बुक होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्क बुक है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, तो एक्सेल की फाइल है उसे अपन क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो आता है इट इज वेरी सिमिलर टू अ सिंगल पेज। क्या वर्कशीट, वर्कशीट किससे सिमिलर है, सिंगल पेज से। एंड द कंप्लीट बुक इज वर्क बुक, जो कंप्लीट बुक होगी उसे अपन क्या कहेंगे, वर्क बुक कहेंगे। नेक्स्ट आता है वो आता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मीन्स जहां पे भी अपन को वर्क करना है, डेटा इंटर करना है, तो अपन जहां पे भी क्लिक करते हैं सेल के ऊपर, वो क्या होगा, आपका एक्टिव सेल होगा। दिस इज द सेल इन स्प्रेडशीट विद डार्क बाउंड्री। ये डार्क बाउंड्री में होता है, क्यों होता है, क्योंकि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये क्या होगा, एक्टिव सेल, तो इसकी बाउंड्री क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। कोई भी सेल पे आप क्लिक करते हो देन वो क्या हो जाता है, एक्टिव सेल हो जाता है। यू कैन टाइप इन टू द ओनली दिस सेल, आप इसी सेल में टाइप कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू टाइप इन डेटा इन अ सेल यू मस्ट मेक द सेल एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन एंड टाइपिंग इन द डेटा। अगर आपको किसी भी सेल में डेटा इंसर्ट करना है तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, एक्टिव करोगे। कैसे करोगे, सेल पे क्लिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो आता है इंसर्ट मोड। देखिए यहाँ पे इंसर्ट और ओवर टाइप दोनों मोड दे रखे हैं। इंसर्ट मोड का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जब भी आप कोई डेटा इंसर्ट करते हो सेल के अंदर और पहले से कोई डेटा है, तो पहले वाला डेटा है वो राइट साइड के अंदर शिफ्ट होता जाएगा। कैसे, देखिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे नाम लिखा अमित। ठीक है, अब अगर इस सेल के अंदर मैं डेटा इंसर्ट करता हूं तो मैं क्या करता हूं, इस सेल में डबल क्लिक करता हूं या फिर F2 प्रेस करता हूं, जिससे क्या होगा, ये एक्टिव मोड में आ जाएगा। देन अगर मेरे को कुछ भी लिखना है तो ये जो अमित है, जो आपका टेक्स्ट है, वो आगे मूव हो रहा है, देख पा रहे हैं आप। अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो आपका जो डेटा है वो आगे मूव हो रहा है, यानी ये क्या होता है, आपका इंसर्ट मोड होता है। ठीक है, इट मींस इंसर्ट मोड की बात करें तो अपन ये कहेंगे कि व्हाइल इन इंसर्ट मोड द न्यू टेक्स्ट इज एडेड टू द सेल और मूव टू द करंट टेक्स्ट टू टेक्स्ट फॉरवर्ड टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। ये क्या करेगा, कर्सर के राइट साइड में जो भी डेटा उसको राइट साइड के अंदर मूव करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट आता है वो आता है ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड क्या कहता है, तो ओवर टाइप मोड इज एन एडिटिंग मोड इन विच एवरीथिंग यू टाइप रिप्लेस समथिंग एल्स इन योर स्प्रेडशीट। ये क्या करेगा, आपके डेटा को रिप्लेस करेगा। कैसे करेगा, व्हेन ओवर टाइप मोड इज एक्टिव एंड you type a letter, it replace the letter to the right of the insertion point। जब भी आप कोई लेटर टाइप करेंगे तो इंसर्शन पॉइंट इसके राइट में कोई भी डेटा है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए अगर आपको ओवर टाइप मोड में लेके आना है इसको, तो आप कीबोर्ड के ऊपर इंसर्ट किए उसको आप प्रेस कर सकते हो। जैसे इंसर्ट की प्रेस करते हैं और देन अपन क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो क्या होगा, जो 1 by 1 जैसे आप कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो आपका पहले वाला कैरेक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखिए हर एक कैरेक्टर है वो रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो ये आपका ओवर टाइप मोड। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट वैल्यू इन ए सेल और इन अ रेंज ऑफ सेल। कि फॉर्मूला क्या करता है, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, कोई ना कोई कैलकुलेशन करता है, किसके ऊपर, सेल के ऊपर या फिर रेंज ऑफ सेल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यहाँ पे दे रखा है A2 A3 A4। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, इक्वल साइन और देन A2 A3 A4 इज ए फॉर्मूला दैट एड्स अप द वैल्यू इन सेल्स A2 थ्रू A4। ये क्या करेगा, A2 से लेकर A4 के अंदर जो भी वैल्यू उसको क्या करेगा, यहाँ पर ऐड कर देगा। कैसे, देखिए सपोज दैट यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख रखी है, अब इनको मेरे को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल साइन, कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन है वो आपका इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। देन अपन इसको ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया तो एड्रेस आ जाता है B3, देन प्लस, अगेन मैंने सेल पे क्लिक किया तो ये देखिए 1 by 1 इसका एड्रेस ले रहा है। ठीक है, और देन अपन क्या करेंगे, इसको इंटर कर रहे हैं। जैसे इंटर कर रहे हैं तो अपना आंसर आ रहा है 269। इट मीन्स जो 5 वैल्यूज आपने दी उनका जो सम है वो हो चुका है। ये है बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला आपको कहाँ पे शो होगा, फॉर्मूला बार के अंदर शो होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी फॉर्मूला बार है जहाँ पे आपका फॉर्मूला शो हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है, एक टाइप के फॉर्मूले होते हैं जिनको एक्सेल प्रोवाइड करता है। फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल।
एक्सेल क्या है, सॉरी फॉर्मूला क्या है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या है, एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है जो एक्सेल प्रोवाइड करता है। फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशन इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, ये क्या करता है, पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिक कैलकुलेशन करता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड वैल्यू। जो भी आपकी वैल्यू देते हो आप उसके ऊपर क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। और जो आप वैल्यू देते हो उसे अपन क्या कहते हैं, कॉल्ड आर्गुमेंट और पैरामीटर। इसे अपन क्या कहते हैं, या तो आर्गुमेंट कहते हैं या फिर पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या दे रखा है, सम। तो सबसे पहले इक्वल साइन, देन सम, और उसके बाद में ये यहाँ पे क्या आ जाता है, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, जो क्या एक रेंज A1 से A4। देखिए कैसे, सपोज दैट मेरे को यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करना है, सम करना है, तो सबसे पहले मैंने इक्वल लिखा और देन सम, ठीक है, सम, देन पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, यहाँ पर अपन को देना है आर्गुमेंट या फिर अपन कह सकते हैं पैरामीटर। तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, तो इस रेंज का एड्रेस क्या होगा, B3 से लेकर B7, और देन मैं इसको क्लोज करूंगा। जैसे ही क्लोज करता हूं तो यहाँ पे इंटर करेंगे अपन, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 269। इट मीन्स फॉर्मूला से भी आप वैल्यू ले पा रहे हैं और फंक्शन से भी ले पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फंक्शन है वो इंसर्ट करना है तो आप फॉर्मूला टैब में जाएं और यहाँ पे अलग अलग फंक्शन आपको दे रखे हैं। लाइक अगर सपोज दैट मेरे को यहाँ पे सम करना है तो मैं फंक्शन इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सम, ठीक है। तो ये सम, यहाँ पे आप रेंज है वो सेलेक्ट करें और देन आप इंटर प्रेस करें, तो ये आंसर आ जाता है। तो आप पर्टिकुलर फंक्शन को राइट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन। अब अलग अलग फंक्शन है, उसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है सम, जो मैं आपको बता चुका हूं। सम क्या करता है, सम फंक्शन एड्स वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है उनको सम करता है, ऐड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, A2 से A10 तक ये वैल्यू को क्या करेगा, सम करेगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है एवरेज। एवरेज क्या करता है, रिटर्न द एवरेज, इट मीन्स अर्थमेटिक मीन है वो रिटर्न करेगा। कैसे करेगा, देखिए यहां पे मैं एवरेज फंक्शन का यूज करता हूं, तो मैं लिखता हूं यहां पे एवरेज, और यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये रेंज मैंने सेलेक्ट की और देन इसको क्लोज किया। जैसे अपन इंटर करते हैं तो यहाँ पे इसका अर्थमेटिक मीन है वो रिटर्न होता है 53.8, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है टुडे। टुडे फंक्शन क्या करता है, द एक्सेल टुडे फंक्शन रिटर्न द करंट डेट। ये क्या करेगा, करंट डेट को रिटर्न करेगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल, देन मैंने यहाँ पे लिखा टुडे। अब यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना अपन को, सीधा इंटर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी एरर आ रही है, देखिए इसको दोबारा करते हैं अपन, इक्वल, देन मैंने यहाँ पे लिखा टुडे। ये मैंने टुडे लिखा, जैसे इंटर करते हैं तो आपके यहाँ पे जो सिस्टम की करंट डेट है वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है मैक्स। मैक्स क्या करता है, द मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन द रेंज ऑफ वैल्यूज। ये क्या करेगा, लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। साथ ही साथ द मैक्स फंक्शन इग्नोर एम्प्टी सेल, ये एम्प्टी सेल को इग्नोर करेगा, एंड लॉजिकल वैल्यू ट्रू फॉल्स इनको भी इग्नोर करेगा, और साथ ही साथ टेक्स्ट वैल्यू को भी इग्नोर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स और यहाँ पे मैंने इन सेल को सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल है वो क्या एम्प्टी सेल है, ये इसको इग्नोर करेगा। इसके अलावा कोई लॉजिकल वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू होती है उसको भी ये क्या करता है, इग्नोर करता है। देन इसको अपन क्लोज करते हैं। जैसे इंटर करते हैं तो ये जो मैक्सिमम नंबर है इस रेंज के अंदर उसको ये रिटर्न करेगा। तो 90 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है। ऐसे आपका क्या आता है, वो आता है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम क्या करता है, द एक्सेल मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन ए रेंज ऑफ वैल्यूज। ये क्या करेगा, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे मैक्सिमम ने मैक्सिमम वैल्यू को करा था, ये क्या करेगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। तो अपन लिखते हैं इक्वल मिनिमम, और यहाँ पे अपन रेंज को सेलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको इसने रिटर्न किया। तो ये रेंजेस के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी क्या करेगा, मिनिमम फंक्शन इग्नोर द एम्प्टी सेल, लॉजिकल वैल्यू ट्रू फॉल्स एंड टेक्स्ट वैल्यू, तीनों को क्या करेगा, ये इग्नोर करेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, वो दे रखा है एंड। एंड क्या करता है, द एक्सेल एंड फंक्शन इज अ लॉजिकल फंक्शन। ये क्या एक लॉजिकल फंक्शन है, यूज्ड टू रिक्वायर मोर देन वन कंडीशन एट द सेम टाइम। ये क्या करता है, मोर देन वन कंडीशन पे काम करता है। कैसे करता है वो देखिए, एंड रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स, ये या तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। टू टेस्ट इफ ए नंबर इन A1 इज ग्रेटर देन 0। अगर देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, आप इसको देखिए सीधा एंड, और यहाँ पे देगा A1 ग्रेटर देन 0।
अब अगर A1 के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे आएगा ट्रू, और नेक्स्ट है A1 से जो लेस देन वैल्यू है वो क्या है 10 है, तो यहाँ पे आएगा, अगर ये लेस देन 10 है तो यहाँ पे भी आएगा ट्रू, और अगर दोनों तरफ ट्रू होता है तो ये आंसर क्या करेगा, ट्रू करेगा। देखिए कैसे, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट है, ठीक है, 20 है और ये है 56, तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई जो एंड फंक्शन का यूज करते हैं अपन एंड। अब सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा ये एड्रेस, इट मीन्स B3 अगर ग्रेटर देन होता है 10 के, तो देखिए ये 10 के ग्रेटर देन होता है तो ये कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट अपन ये करते हैं 56 है वो लेस देन होता है किससे, सपोज दैट 100 से, तो देखिए दोनों ही कंडीशन अपनी ट्रू है। ट्रू कैसे है, B3 वो 10 से ग्रेटर देन है तो 20 है तो 10 से ग्रेटर देन है, और B4 लेस देन 100 है तो B4 भी क्या लेस देन 100 है, और अपन इंटर करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। पर बाय द वे अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ B4 ग्रेटर देन 100 तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा अपन को, फॉल्स। इट मीन्स एंड ये कहता है कि जितनी भी कंडीशन दे रखी है वो सारी ट्रू हो तभी आंसर क्या आएगा, ट्रू, वरना क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट आता हुआ था और ये कहता है जस्ट अपोजिट एंड के है, ये कहता है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कैसे, देखिए यहां पर मैं यूज करता हूं और ये कहता है कि अगर आपने पहली कंडीशन ट्रू है और नेक्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो कम से कम एक ट्रू है, तो ये आंसर क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता हुआ था नॉट क्या कहता है कि आपका अगर कंडीशन ट्रू है देन तो ये करेगा, क्या करेगा, अपोजिट आंसर देगा। देखिए नॉट फंक्शन इन एक्सेल एक लॉजिकल फंक्शन, एक लॉजिकल फंक्शन है। द फंक्शन हेल्प चेक इफ वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अनदर, इफ वी आर गिव ट्रू इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर आप ट्रू दे रहे हो तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। व्हेन गिवन फॉल्स इट विल रिटर्न ट्रू, ये क्या करेगा, इट मीन्स ये रिवर्स करता है। सो बेसिकली इट विल ऑलवेज रिटर्न ए रिवर्स लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। लाइक अगर आपने नॉट के अंदर ट्रू लिखा है तो ये आंसर क्या करेगा, फॉल्स करेगा। देखिए कैसे, मैंने आप लिखा इक्वल और देन मैंने लिखा नॉट और उसके अंदर लिखा ट्रू, मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये फॉल्स। इसके अलावा अगर अपन बात करें, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट और इसके अंदर मैंने लिखा कि ये जो वैल्यू है इट मीन्स B3 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 होती है। तो अगर ऐसे देखें तो ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, पर ये आंसर क्या देगा अपन को, फॉल्स देगा। इट मीन्स जस्ट अपोजिट आंसर ये देता है। ऐसे आता है आपका इफ फंक्शन। द इफ फंक्शन रन्स अ लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न वन वैल्यू फॉर द ट्रू रिजल्ट, या फिर अपन कह सकते हैं अनदर फॉर फॉल्स रिजल्ट। अपने पास दो वैल्यू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। कैसे करेगा, देखिए अगर A1 के अंदर कुछ वैल्यू और वो ग्रेटर देन 70 है तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिटर्न करेगा पास, इट मीन फर्स्ट वैल्यू, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट वैल्यू, देन फेल। देखिए कैसे, यहाँ पे अपन क्लियर कंटेंट कर देते हैं इसको। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा इफ, अब आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, तो अगर मैंने सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा ये अगर ग्रेटर देन होती है किससे, सपोज दैट ये 40 के ग्रेटर देन होती है तो ये आंसर में रिटर्न क्या करे, ये करे पास, वरना ये रिटर्न क्या करे, फेल। ठीक है, इसको अपन क्लोज कर देते हैं। अब B4 के अंदर जो वैल्यू है वो 40 से ग्रेटर देन है, 56 है तो ग्रेटर देन है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, पास रिटर्न करेगा, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटर देते हैं तो ये आंसर क्या कर रहा है, पास। अब सपोज दैट कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा 100, अब ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, क्योंकि 100 से ग्रेटर देन B4 के अंदर जो वैल्यू है वो नहीं है, तो ये आंसर क्या रिटर्न करेगा, फेल करेगा। ऐसे आता हुआ था काउंट। काउंट फंक्शन क्या करेगा, यूज द काउंट फंक्शन टू गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन नंबर फील्ड दैट इज इन रेंज ऑफ एरे ऑफ नंबर्स। ये क्या करेगा कि आपने कितने सेल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है उसको ये काउंट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो देखिए। सपोज दैट मैंने यहां पर लिखा है इक्वल काउंट। अब अपन ने क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट किया है। देखिए मैंने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट किया है, B1 से लेकर B7 तक। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको ये काउंट करेगा।
इंटर किया तो देखिए ये 5 कर रहा है, तो आपने रेंज को तो इसको सेलेक्ट किया था पर उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये क्या करता है, 5 रिटर्न करता है। ओके, तो ये थे कुछ अपने फंक्शन ऑफ एक्सेल। थैंक यू।